बहुजन समाज पार्टी में जो वर्कर लग रहा है वो किसी उद्योगपति से नहीं चलता है, किसी नाचने वाले किसी गवैये से नहीं चलता है, किसी मतलब रजवाड़ों से नहीं चलता है। ये है कास्टवाद, इसे कहते हैं जातिवाद। जिसको ये कहते हैं हम जातिवाद नहीं मानते। अरे दो बनिए भेज दिए, ठाकुर भेज दिया, भेजता ना तुम आम आदमी, तो आम आदमी की तरह काम करता ना, मानते कि आम आदमी की तरह काम करते। हम लोगों ने किया आम आदमी की तरह काम, गरीबों की तरह, गरीबों के लिए काम किया। जनता को जो यहाँ का मीडिया है वो सच्चाई नहीं दिखाता है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो बिल्कुल गुलाम है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है दलित टाइम्स में। 2025 में आगामी विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, और बीएसपी जो है 5 जोनों में यहाँ की विधानसभा सीटों को बांट चुकी है। सबके अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, उनमें से एक सीपी सिंह जी भी हैं, जिनके अंदर 12 विधानसभा सीटें हैं। अब इनसे चर्चा करेंगे कि आगामी विधानसभा जो इलेक्शन है दिल्ली में, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है बीएसपी की, बीएसपी के क्या रणनीति रहेंगी, बीएसपी के क्या मुद्दे रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे सीपी सिंह जी से। हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। किस तरीके की रणनीति रहेगी बीएसपी की यहाँ, और क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने रणनीति बनाने का हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। 13 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कुछ जिम्मेदार साथियों को दिल्ली को 5 हिस्सों में बांटने का काम किया। तो उसमें उन्होंने अपनी रणनीति बनाकर हम लोगों को बता दिया है, और उसके बाद हम लोगों ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया था। 70 विधानसभा हम लोग दिल्ली में चुनाव लड़ाएंगे, और रणनीति यही है कि इस देश की आज़ादी के 77 साल तक जितनी भी पार्टियां यहाँ पर सत्ता में आई हैं, चाहे केंद्र में आई हैं चाहे वो राज्य में आई हैं, उन्होंने सिवा वादे के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने 4 ही बात की, गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, कोई भी चीज़ खत्म नहीं हुई। उसके बाद केंद्र में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी ने भी लुभावने नारे दिए, गरीबों को मुफ्त बनाने का काम किया, किसानों में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में भेजेंगे, और पाकिस्तान को और चीन को तो हम लोग बिल्कुल अपने जैसे चाहेंगे वैसे मोल्ड कर देंगे। हम रुपए की जो कीमत है उसे डॉलर के बराबर ले आएंगे। यानी कितने जिन्होंने लुभावने नारे लोग के दिए, लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। दिल्ली देश की राजधानी में एक मैं तो उसको खामखा पार्टी बोलता हूँ, जिसका कोई आधार नहीं। और जैसे ही दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने 14.6% वोट दिया, और हमने 2 विधायक जिताए, 5 हम सेकंड पर हैं, 53 सीट पर हम 3rd पोजीशन पर हैं। उसके बाद यहाँ पर अन्ना को लाकर उठाया गया। एक रणनीति के तहत ये षड्यंत्र हुआ कि यदि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में सरकार बनाती है, क्योंकि उस समय शीला दीक्षित की छवि अच्छी नहीं थी और बीजेपी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, तो इन लोगों ने मिलकर एक 3rd पार्टी पैदा की, जिसमें कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया, और अन्ना को यहाँ लाकर लोगों को मूर्ख बनाया कि हम लोग 5 बिल लाएंगे, हम लोग दिल्ली देश की राजधानी जो दिल्ली है इसके साथ साथ पूरे देश की राजनीति को बदल देंगे। और यहाँ के मुख्यमंत्री, जो अब मुख्यमंत्री था पहले, अभी तो नहीं है, तो उन लोगों ने तो वैसे झूठ बोले, वर्बली बोले। उस आदमी ने तो बिल्कुल लिखित में झूठ बोला, शपथ बन दिया स्टैंप पेपर पे कि मैं कभी कांग्रेस से मिलकर समझौता नहीं करूँगा, सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं कभी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, कभी मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा। ये सारे वादा उन्होंने किया। मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ तुम्हारी तरह, बिल्कुल दिल्ली की तस्वीर बना बदल दूँगा। मगर आज हालात बिल्कुल उल्टे हैं। चाहे कांग्रेस को आप देख लें, चाहे बीजेपी को देख लें, चाहे इस खामोखा पार्टी को देख लें, जो भी इन लोगों ने काम किया है, सिवाय ये लोग इस देश की जनता को ऐसा बनाने के लिए, गुलाम बनाने के अलावा कोई दूसरा नहीं कर रहे। कोई भी आदमी रोजगार की बात नहीं करता, ये हमारा पहला मुद्दा है। कोई भी आदमी शिक्षा की बात नहीं करता, कोई भी आदमी देश में स्वास्थ्य की बात नहीं करता, कोई भी आदमी देश के अंदर सुरक्षा की बात नहीं करता,
लोग जो है ना सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने में लगे हैं। अभी जैसे केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि मैं 2100 रुपये पर महिला को मतलब यहाँ पर पर मंथ जो ना दूंगा। ये वादा उन्होंने पंजाब में भी किया था मगर किसी को नहीं दिया। अब यहाँ दिल्ली में भी कर दिया है। भाई आपकी तो सरकार चल रही है, बाद में क्यों कि मैं बिजली के उसके पानी के बिल माफ कर दूंगा, मेरी सरकार बना दो, तो अब क्यों नहीं? अभी तो सरकार है, तो दोनों चीज़ों को तुम अब भी कर सकते हो। मगर सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के अलावा, और इन लोगों ने यहाँ की जनता को बिल्कुल पागल समझ गया। आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं। 77 साल में देश का प्रधानमंत्री हमारा ये बोलता है कि मैंने 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन का इंतजाम कर दिया। यदि वो ये कहते कि मैंने 81 करोड़ 35 लाख लोगों को नौकरी दे दी तो मुझे खुशी होती, मगर वो मांगने वाली स्थिति है। और हमारे जो महापुरुषों ने कहा कि तेज जाते राजा नहीं, तेज जाते ताजा नहीं। जिस समाज का राजा नहीं होता वो समाज कभी ताजा खुशहाल नहीं होता। साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं उसकी समस्या का हल नहीं। तो इस देश के अंदर गरीबों का कोई दल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को छोड़। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के अंदर 4 बार सरकार चलाई, तो ये साबित करके दिखाया कि गरीबों के लिए कैसे काम किया। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जैसे कि आपने कहा दल नहीं है तो उसके पास बल नहीं है, लेकिन बहुजन पार्टी पे लोग भरोसा क्यों करेगा? मान लीजिए कि आप एकदम शांत हो जाते हैं कभी, और उसके बाद इस बार आप कह रहे हैं कि 2025 में हमने कैडर बिछाया है, हम लड़ेंगे, लेकिन भरोसा कर पाएंगे? आपको लगता है लोग भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि लोगों का आरोप है ये कि पार्टी एकदम निष्क्रिय हो गई थी। नहीं, देखिए ये मीडिया का प्रचार है। लोग ने नैरेटिव सेट किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग निकलते नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी वर्कर हैं 365 के 65 दिन काम करते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उसको समझने की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी में जो वर्कर लग रहा है वो किसी उद्योगपति से नहीं चलता है, किसी नाचने वाले किसी गवैये से नहीं चलता है, किसी मतलब रजवाड़ों से नहीं चलता है। बहुजन समाज पार्टी के लोग लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, अपना घर फूकते हैं और अपना तमाशा देखते हैं, क्योंकि हम लोग साधारण वही लोग हैं। हमारा मुकाबला किनसे है? इस देश के रजवाड़ों से, इस देश के पूंजीपतियों से। अभी आपने देखा होगा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया कि ये जो पार्टियाँ हैं ये चुनाव लड़ती हैं, उनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो उसमें पता लगा कि इलेक्ट्रल बोर्ड से पैसा आता है। तो उसमें किस किस पार्टी को पैसा है? कोई ऐसी पार्टी थी जिसके लिए पैसे नहीं आए? सिर्फ एक पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास पैसा नहीं था। अब जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने संसाधनों से चल रहा है, वो कहाँ नजर आएगा? ना मीडिया को नजर आएगा, ना लोगों को नजर आएगा। अब लोग तो ये सोचते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ 42 साल से इस मूवमेंट में लगा हूँ। सन 82 मैंने कांसीराम साहब को सुना, 19 साल 2 महीने मैं भारत सरकार की नौकरी करी, उसको रिजाइन करके मतलब इस मूवमेंट में लगा हूँ। तो हम लोग जानते हैं ना कि इस मूवमेंट को चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं। दूर से तो ढोल सबके सामने लगते हैं, मगर जब यहाँ पर गरीबों के लिए काम करोगे, आप सत्ता की लड़ाई लड़ोगे, तो तब पता लगेगा कि मतलब ना ये लोग किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जब जनता की बात आती है, जनता फ्री की जो रेवड़ी की बात करते हैं, लोग मुफ्त में कह देते हैं कि 500 रुपये दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे, राशन दे देंगे, तो क्या उस जगह पे जो पार्टी मुफ्त में चीज़ें दे रही हैं उसी के विपरीत एक पार्टी कहती है कि मैं शिक्षा पे काम करूँगा, स्वास्थ्य पे काम करूँगा, रोजगार पे काम करूँगा, या क्या कहते हैं सुरक्षा पे काम करूँगा, तो क्या उस पर लगता है बहुत आसानी से उनको कन्विंस करना हो? देखिए, काम कठिन है, मगर कोई भी दुनिया में काम असंभव नहीं है। हमने साबित करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है, तो 4 बार सरकार बना के हमने साबित किया है। अभी यहाँ दिल्ली देश की राजधानी के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई हमारा रोल मॉडल चल रहा है एजुकेशन का। एक नया स्कूल बनाया तो पूरी दिल्ली में बता दो आप मुझे, सारे स्कूलों को रिनोवेट किया और पैसा लगाया, अपने मतलब चाहतों को टेंडर दिए, उसे उन्हें पैसा कमाया। मगर जब हमारी सरकार बनी तो आप ये देखिए 7 बहन जी ने मेडिकल कॉलेज खोले नए, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले और 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाए।
2 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए, 2 हेम्योपैथिक कॉलेज बनाए, ये सब नए की बात कर रहा हूँ। 200 डिग्री कॉलेज नए खोले, 200 से अधिक इंटर कॉलेज खोले, 572 हाई स्कूल बनाए, 5549 प्राइमरी स्कूल बनाए, ये नए बनाए। और जीरो बैलेंस पर एडमिशन किया उत्तर प्रदेश में, जाकर पता करें आप, जीरो बैलेंस पर एडमिशन कोई सरकार करके दिखाए ना। और जिनको जो पढ़ने वाले लोग थे उन्हें पढ़ने की मतलब सुविधा दी, जो पढ़ लिख के तैयार हो उनको नौकरी, आप जाकर पता करें। जब नौकरी लगती है तो ब्राह्मण के बेटे की भी लगती है, क्षत्रिय के बेटे की भी लगती है, वैश्य के बेटे की भी लगती है, मुस्लिम के बेटे की भी लगती है, ओबीसी के बेटे की भी लगती है, और जनरल सुल्तान के बेटे की भी। मेरा अगला सवाल यही था कि इस पे आता है कि हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं भाजपा वाले, जो सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं खुद को, या ब्राह्मण को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही आरोप तो बहुजन पार्टी पे भी लग सकती है कि हो सकता है ये सिर्फ माइनॉरिटी को या फिर जो दलित हैं CST OBC को ही सपोर्ट करेंगे, उनको चाहेंगे कि पीछे धकेल देना या पीछे खींचेंगे टांग, इस तरीके के आरोप भी लग सकते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हमने दी है। आप हमारे मंत्रिमंडल में देखें, हमारे मतलब जो भी हमने कार्यकाल रहा है सभी में हमने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको बराबर बराबर दी है। मगर जिनको इस देश की आज़ादी के 77 साल तक नेगलेक्ट किया गया है उनको हमने मतलब जो ना इस देश के अंदर उभारा है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है। न बीजेपी पसंद करती है, न कांग्रेस पसंद करती है, न आम पार्टी पसंद करती है, न कोई अन्य क्षेत्रीय दल पसंद करते हैं। उनका सिर्फ यह है कि हमारा निजी फायदा होना चाहिए। और देखिए इस देश के अंदर 3 वाद है, ब्राह्मणवाद, गांधीवाद और अम्बेडकरवाद। हमने अम्बेडकरवाद से गांधीवाद को भी परस्त कर दिया था, और हमने मतलब ना ब्राह्मणवाद को भी परस्त कर दिया था। जब इनको लगा कि यार ये तो अम्बेडकरवाद तो इस देश के अंदर छा जाएगा, तब से इन्होंने फ्रीवाद शुरू किया है। फ्रीवाद कि लोगों को फ्री बांटो और मोर बनाओ, क्योंकि हमारे लोगों को इन्होंने हैंड टू माउथ रखा है, पेट खाली रखा है। वो सुबह खाता है तो शाम की चिंता लग जाती है, शाम के खा लेता है तो सुबह की चिंता लग जाती है। उसे खरीदना, उसको मतलब ना उसको मतलब मोर बनाना बहुत आसान काम है। उसी काम को ये सब लोग लगे। तो ये लोग सिर्फ जो ना यहाँ जो एक बहुत बड़ा मास है उसे गुलाम बनाना चाहते हैं। ये चंद लोगों को, चंद पूंजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं, चंद मतलब रजवाड़ों को, चंद मतलब लोगों को इस देश के अंदर वो सत्ता का मजा देना चाहते हैं। गरीबों को तो मतलब देना नहीं चाहते। हमने नीचे से देना शुरू किया तब ऊपर पहुंचे। ये ऊपर से देके नीचे तक आते हैं, और नीचे तक आते नहीं पहुंचे, न पहुंच पाएंगे कभी भी। मगर हमने नीचे शुरू किया तो सबके पेट में दर्द हुआ। आज मतलब जो ना लोग कहते थे कि मायावती तो पत्थर की देवी है, पत्थर लगा दिए, मूर्ति लगा दी है। आज उन्हीं मतलब ना ताजमहल के बाद यदि कहीं से राजस्व सबसे ज्यादा आ रहा है तो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क लखनऊ से आ रहा है। जितने पार्क बनाए तो एक भी आदमी बिना टिकट के अंदर नहीं घुस सकता है। सरकार को तो राजस्व मतलब मिल गया, सरकार को एक अर्निंग का साधन दे दिया बहन कुमारी महर्जी ने। इससे बड़ा काम कितने लोगों को रोजगार दिया। एक दिन के अंदर 1,08,848 मतलब सफाई कर्मचारी बहन जी ने एक दिन में लगा दिए। जितने गांव उतने मतलब सफाई कर्मचारी। उनकी नीयत थी, इनकी नीयत नहीं है, ना इनकी नीति है। हमारी नीयत भी है, हमारी नीति भी है कि हम उन मतलब जिन लोगों को इन लोगों ने 77 साल तक पीछे किया है उनको समय लग सकता है, मगर दुनिया में परिवर्तन हुए हैं और खाली पेट लोगों ने परिवर्तन किया है। लेकिन एक चीज़ आपने अभी देखा होगा कि नारों की राजनीति बहुत है, बटेंगे तो कटेंगे। दिल्ली में बीजेपी ने कहा है कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। उसी तरीके से एक तरह कहते हैं एक है तो सेफ हैं, लेकिन वहीं पे मायावती जी ने एक नारा दिया है, जुड़ेंगे तो बचेंगे और बनेंगे। तो इन नारों की जो अभी राजनीति है उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमने नारों का तो हम उनका जवाब दे रहे हैं। हमने नारे यदि लगाए हैं तो उनको साकार किया है। हमने लगाया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो उत्तर प्रदेश में आप जाकर पता करें, 6-6 एकड़ बीघे जमीन जब हमारी सरकार बनी तो गरीबों को बांटने का काम किया। एक साल में 1,05,000 मतलब 1,000 गरीबों को 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने का काम किया। ये दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ डाबर चौक है, यहाँ कैंप पड़ा था। उसे तब हटाया जब नंदग्राम बसा दिया। नंदग्राम बसाकर सीधे मतलब झुग्गियों को वहाँ ट्रांसफर करा। हमारा नारा है कि जहाँ झोपड़ा वहीं मकान। ये है बीएसपी का पैगाम।
यहाँ दिल्ली देश की राजधानी में 5 साल मतलब 15 साल तो कांग्रेस ने सरकार चला ली, 10 साल बीजेपी चला ली, 12 साल इसको हो गए। और क्या कहा इन्होंने कि जितने भी मतलब ये जे कॉलोनी है सबको हम जो मालिकाना अधिकार देंगे। आज तक क्यों नहीं दिया? मगर यहाँ के लोग जो है ना अभी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन समझ जाएंगे तो मतलब तख्ता पड़ जाएगा। और हम उसी काम में लगे हैं, तख्ता पढ़ने में लगे हैं कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हमारे नारे अलग हैं और जो तीखे नारे हैं कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब दिल्ली देश की राजधानी में सरकार तो यदि आम आदमी था तो एक झुग्गी झोपड़ी के आदमी को राज्यसभा भेजता ना। मानते हम तुझे कितना महान आदमी है तुम। झुग्गियों में 6 महीने रह के देखे यार। केजरीवाल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 6 महीने रह के देखो ना। आज 52 करोड़ का मतलब अपना शीश महल बना लिया। वो गरीबों की झुग्गी आज भी वहीं की वहीं है। एक भी परिवर्तन कहीं मतलब हुआ हो दिल्ली के अंदर? कोई मुख्यमंत्री झोपड़ी में क्यों रहे? नहीं, उन्होंने तो कहा, वादा किया ना मैं आम आदमी हूँ, मैं आपकी तरह हूँ। मैं नहीं कह रहा कि मुख्यमंत्री मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहे, मगर उन्होंने वादा किया जनता से। उन्होंने कहा मैं 3 पहाड़ हटा दूंगा, मुझे ये लोग काम नहीं करने दे रहे। 3 पहाड़ आप भी वहीं खड़े। बताइए आप तो देख रहे हैं, मीडिया के लोग हैं, तीनों पहाड़ वहीं खड़े हैं ना। पहले एक बोल रहे थे मुझे निगम दे दो मैं आग लगा दूंगा। ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। अब निगम भी उनकी है, सरकार भी उनकी है। हाँ, लेकिन एक चीज बोला था कि एमसीडी में उन्होंने ये कहा कि दलितों के लिए खास करके उन्होंने कहा कि अब तो मेयर भी दलित के बना दिए हैं, तो दलितों के लिए कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में पानी और सब कुछ फ्री भी दे रहे हैं। और फिर एक जय भीम योजना है वो भी फिर से चालू कर रहे हैं। तो ये तमाम वादे वो करते हैं, दावे भी करते हैं कि हम तो दलितों के मसीहा भी हैं। उधर ही उनका एक मतलब जो ना एक कैबिनेट मिनिस्टर बाबा साहब की 22 प्रत्येक का पड़ता है, उसे काल पकड़े बाहर निकाल देता है। ये उसका नारा है। ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, ये कोई भी वो काम नहीं कर रहे। मतलब अभी उन्होंने 6 यहाँ राज्यसभा में चले गए, 3 पहली बार, 3 इस बार। पंजाब में 6 चले गए। बताइए एक दलित को किसी को बनाया हो? किसी झुग्गी झोपड़ी का आदमी बनाया, किसी मुस्लिम को बनाया? चलो जाट और चमार को मत बनाओ, वाल्मीकि को बना देता भाई। क्यों नहीं बनाया भाई? कांग्रेस का सारा वोट मतलब बीएसपी का मतलब कांग्रेस का उधर शिफ्ट हुआ है। सारे वाल्मीकि सारे जाटो सब मिलके तो उधर गए। तो एक बना देता ना, चलो हमें नहीं बनाता, हम ये ठेका लिया मायावती बना देगी, चलो भाई वाल्मीकि को बना दे। तो राज्यसभा में क्यों नहीं बनाया? या पंजाब में बना दे। पंजाब में सारे जितने भी मतलब वहाँ वाल्मीकि समाज के लोग ज़्यादा हैं, उन्होंने वोट दिया हमको, दिल्ली में भी दिया, क्यों नहीं बनाया उसने? अभी मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो उनको बनाया ना। राखी बिरला क्यों नहीं बनाया? राखी बिरला कूद रही थी ना कि भाई मेरा नंबर आ गया मुख्यमंत्री बनने का, क्यों नहीं बनाया उसको? क्यों बनाया? मार लेना को, मार लेना ही नाम है ना। मार लेना ही नाम है। हाँ, तो उनको मतलब क्यों बनाया उसको? ये है कास्टवाद, इसे कहते हैं जातिवाद। जिसको ये कहते हैं हम जातिवाद नहीं मानते। अरे 2 बनिए भेज दिए, ठाकुर भेज दिया, भेजता ना तुम। आम आदमी तो आम आदमी की तरह काम करते ना, मानते कि आम आदमी की तरह काम करते। हम लोगों ने किया आम आदमी की तरह काम, गरीबों की तरह, गरीबों के लिए काम किया। तो जनता को जो यहाँ का मीडिया है वो सच्चाई नहीं दिखाता है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है तो बिल्कुल गुलाम है। कैसे सच्चाई कह रहे हैं आप? आपको भरोसा नहीं है मीडिया पर? प्रियंका गांधी अभी लगातार फिलिस्तीन का बैग लेके जा रही हैं, कभी बांग्लादेश का बैग लेके जा रही हैं, वो कभी संविधान बचाने की बात कर रही हैं। तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक कार्ड खेल रही है संविधान बचाने की, ताकि जो दलित जो है उनकी तरफ जाएं, और वो ये दावे भी करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा दलितों के लिए करते हैं। तो इन तमाम जो तीनों पार्टी है, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गए, आम आदमी पार्टी, इन तीनों से लड़ना आसान रहेगा बीएसपी को दिल्ली में? हमारा काम संघर्ष करना है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी कांग्रेस पीक पर होती थी, कोई इसको हिला नहीं सकता था। कांग्रेस को यदि दूसरे नंबर पर लाने का काम किया तो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। और ये जो संविधान को लेकर घूम रहे हैं कि हम दलितों के मतलब बड़े उद्धारक हैं। अभी 1 अगस्त को ये ना एक मतलब बिल आया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक बिल पेश किया कि कोटे में से कोटा क्रीमी लेयर। तो अभी तो संविधान को लेके घूम रहे थे, सर पे उठाए घूम रहे थे, सपा भी घूम रही थी, कांग्रेस भी, हमारे लोगों ने वोट भी दिया, रच के दिया कि भाई हो सकता है बीएसपी ना जीत पा रही तो ये जीत जाएंगे भाई, मतलब ये हमारा लाभ है। बीजेपी ने तो किया था। कांग्रेस का एक भी आदमी शब्द कोई बोला? आम आदमी के मतलब नेता ने बोला? सपा के आदमी ने किसी ने बोला? कौन बोला?
जिसको वोट नहीं दिया, जिसको जीरो पे ला खड़ा किया, वो आज भी उनके लिए संघर्ष कर रही है। बहन जी ने कहा हम देश के अंदर भारत बंद करेंगे, हम इस बिल को किसी भी कीमत पर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इससे मतलब है ना भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है। भाई आपको देना है तो आप मतलब तरीका बनाइए ना। अभी मतलब है ना 22.5% रिजर्वेशन है, मात्र मतलब 4% क्लास 1 को मिला है, 8% क्लास 3 को मिला है, 10.5% तो आज भी मतलब है ना 10.5% तो आज भी खाली पड़ा है आज़ादी के 77 साल बाद तक। तो उसे पूरा कर दो भाई, तो नौकरी सबको मिल जाएगी। या तुम प्राइवेट मतलब सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट करो, तो प्राइवेट में घोषणा करो ना कि भी हम रिजर्वेशन देंगे आपको। मगर वो वादे नहीं करेंगे। वो सिर्फ मतलब ये ना मुसलमान की बात करेंगे, वो हिंदू की बात करेंगे, वो मंदिर की बात करेंगे, वो मस्जिद की बात करेंगे, वो इन मेन मुद्दों से हटकर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। जो यहाँ पे लोग हैं, दिल्ली की जनता है और जो SC ST माइनॉरिटी है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको इस बार इलेक्शन में? मेरा कहना नहीं है, बाबा साहब का कहना है। बाबा साहब ने कहा था कि अन्य सुन राजनीतिक दलों में, अन्य सुन राजनीतिक दलों में मेरे समाज के लोग एक पूंछ की तरह है, जो लंबित हो सकती है लेकिन ताकतवर नहीं हो सकती। तो जब तक वो अपने दल को में मजबूत नहीं रहेंगे, अपने घर को मजबूत नहीं करेंगे। साथ में उन्होंने एक बात कि अपने झोपड़े में आग लगा, किसी के महलों मत जाना। यदि महल वालों ने मतलब निकाल दिया तो झोपड़ा बचेगा नहीं, महल वाले रखेंगे नहीं, तो जाओगे कहाँ? और ये दिन आने वाले हैं, ये दिन आएंगे। आप देखना मतलब ना ये देश की जो हालात बनती जा रही है, इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो आज मतलब फ्री की रेवड़ी के चक्कर में लगे हैं, जब मतलब जना बेरोजगारी की चरम सीमा में पहुँच जाएगी तो घर में मार काट। अब दिल्ली में देख लो अभी कितना क्राइम बढ़ गया दिल्ली के अंदर, रोज चैन स्केचिंग मतलब जना कहीं कुछ छुरी भाई चक्कू भाई डेली चल रही है। क्यों चल रही है? जो बेरोजगार है वो कहाँ जाएंगे? डिमांड उनकी अंदर इच्छाएं तो हैं, उन्हें कैसे पूरी करेंगे? नौकरी उनके पास है नहीं। 2100 रुपये लेके भाई महीने मतलब 2100 रुपये घर थोड़ी चल जाएगा। तो मगर वो लोग जो ना उनको रोजगार नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। तो जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगा कि भाई यदि मेरे बेटे को मतलब 50-60 हज़ार की नौकरी मिल जाती तो 21 रुपये क्या चीज़ है, बिजली का बिल क्या चीज़ है, पानी क्या चीज़ है, हम अपने आप पे करेंगे। हमने तो नारा दिया कि फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए गरीबों को। अच्छा, एक आरोप लगते हैं जो मैं तमाम लोगों से जब भी इंटरव्यू करने के लिए जाती हूँ तो पूछती हूँ, टीम बी क्या है? टीम बी का जो आरोप लगता है वो क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है, क्यों लग रहा है आरोप? टीम बी का जो मकसद है, लोगों ने मतलब ना BSP को ये सब इंटरनली मतलब ना मिलकर चुनाव लड़ते हैं। अभी आप देख लो दिल्ली के अंदर देखो, जो BJP में थे वो आम पार्टी में आ गए, जो आम पार्टी में थे वो BJP में चले गए। तो ये क्या हो रहा है? ये सब लोग एक हैं। आज केंद्र में जो सरकार चल रही है 197-98 MP जो कांग्रेस में तो कहाँ है, आज BJP में। तो ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि गरीबों की मतलब थर्ड फ्रंट कोई भी किसी भी कीमत बन जाए नहीं चाहिए देश के अंदर। यदि कांग्रेस की आ जाएगी तो हमारा हिस्सा मिल जाएगा, BJP को मिल जाएगा, BJP को आ गई तो कांग्रेस को हिस्सा मिल जाएगा। मगर ये किसी भी कीमत में देश में थर्ड फ्रंट नहीं मतलब बनना देना चाहते हैं। और BSP की जिद है कि हम थर्ड फ्रंट बना के देश के अंदर इन गरीबों की सत्ता लेकर आएंगे, अपने पैरों पर खड़े होकर, ना बिकने वाला सामान बनाकर अपने पैरों पर खड़े होकर देश के अंदर इनको शासन प्रशासन में भागीदारी दिलाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे CP सिंह जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, अपने झोपड़े को आग लगा के किसी और के महल में जाने से अच्छा है कि अपना झोपड़ा बचाएं, क्योंकि अगर महल से भी निकाले गए तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी बातचीत पे आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम इसी तरीके से तमाम बहुजन समाज से जो जुड़े हुए हैं, जो दलित नेता हैं, जो समाज को एक साथ लाने का काम करते हैं, उनसे हम लगातार बातचीत करेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे और आप तक हम सारे मुद्दे और तमाम जो इनकी स्ट्रैटेजी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ। धन्यवाद।